Good morning, my dear students. So, after completing Kepler's law, now we will move further to Newton's universal law of gravitation. तो बेटा न्यूटन ने केपलर से बहुत सारी बातें सीखी और उन बातों को सीखने के बाद उसने बेटा अपना एक लॉ बनाया. लॉ फॉर व्हाट? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. व्हाट इज द लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? उन्होंने ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में जो है बहुत स्टडी किया न्यूटन ने, और स्टडी करने के बाद उन्होंने अपना एक लॉ बताया बेटा, और ये माइलस्टोन लॉ है साइंस के फील्ड में, फिजिक्स में. न्यूटन को आपको धन्यवाद देना चाहिए, उन्होंने इतना बड़ा लॉ बनाया. थैंक्स फॉर दैट. सो व्हाट इज द लॉ? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स विद अ डेफिनेट फोर्स. This force is directly proportional to the product of the masses of two objects and inversely proportional to the square of the distance between them. तो क्या है बेटा ये लॉ और कैसा होता है, कैसे डील करता है, इसको हम लोग डिटेल में अच्छे से पढ़ने वाले हैं. सो लुक एट हियर. एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स. तो बेटा हमारी जो यूनिवर्स है, पूरा होल यूनिवर्स, ये पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. अभी देखो मेरे हाथ में दो पेन है, ये दो पेन भी क्या करेंगे बेटा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ. तो पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑल ऑब्जेक्ट्स दे अट्रैक्ट ईच अदर. सो हाउ? सो every object in the universe attracts every other object with a definite force. एक फोर्स के साथ वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. अभी जैसे मेरे सामने मोबाइल कैमरा रखा हुआ है और मैं खड़ा हूं, तो ये मोबाइल कैमरा मुझको अट्रैक्ट कर रहा है और मैं उसको अट्रैक्ट कर रहा हूं. दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस. अब बेटा इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो. दिस इज एन ऑब्जेक्ट, दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट. ये दो ऑब्जेक्ट है बेटा, और आपको मालूम है एवरी ऑब्जेक्ट हैव अ डेफिनेट मास. तो बेटा इसका एक मास है, इसका मास हम ले लेते हैं m1, और बेटा इसका मास ले लेते हैं m2. अब ये दो ऑब्जेक्ट है और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस, दिस इज अ डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस मैंने ले लिया है d. This distance is d. So ये रहा एक ऑब्जेक्ट, इसका मास m1, ये रहा दूसरा ऑब्जेक्ट, इसका मास m2. So what is the Newton's law? Every object in the universe attracts every other object with a definite force. तो बेटा ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट, ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या करेंगे बेटा? एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे. तो ये बेटा इधर फोर्स लगाएगा और ये वाला ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा. तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये वाला ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट करेगा विथ अ डेफिनेट फोर्स. अब बेटा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, अब मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखता हूं, ध्यान से देखो. तो दिस इज अ डेफिनेट फोर्स. Every object in the universe attracts every other object with a definite force. तो ये रहा definite force, ये बेटा इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा इसको अपने तरफ, और ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसको अट्रैक्ट करेगा. तो ये डेफिनेट फोर्स है. दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो बेटा ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो ये साइन किसका है बेटा? प्रोपोर्शनलिटी का. दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस. तो बेटा ये इसका मास m1, इसका मास m2. तो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, यानी इनका जो वजन है, इसका मास और इसका मास, इनका प्रोडक्ट, इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली मतलब बेटा अपॉन, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल
टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है बेटा? d। तो ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। ये मास इसका प्रोडक्ट ये हो गया डायरेक्ट, और इनवर्स मतलब अपॉन, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। स्क्वायर कहां से है बेटा? ये देखो, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, ये दो मास है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बेटा F ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको हटाएंगे तो इसकी जगह बेटा इक्वल टू आता है और एक कांस्टेंट नंबर आता है। इसको जब हटाते हैं आप, आपने मैथ्स में वेरिएशन चैप्टर पढ़ा है 8 में, तो बेटा F इस प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह पे इक्वल टू और G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। व्हाट इज दिस G? G कौन है बेटा? G इज यूनिवर्सल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कौन सा है बेटा? ये ग्रेविटेशनल। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज द G। तो बेटा फिर से देखो अच्छे से, ये है एक ऑब्जेक्ट, ये है एक ऑब्जेक्ट, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद द फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे। तो बेटा न्यूटन ने क्या बताया कि ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको? प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है बेटा? डी स्क्वायर। तो F इक्वल टू, इस साइन की जगह इक्वल टू और G m1 m2 यानी मास का प्रोडक्ट और D का स्क्वायर। व्हाट इज G? G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो बेटा ये हो गया आपका व्हाट? लॉ का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अंडरस्टैंड? तो ये प्रोडक्ट इस ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, और वो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है बेटा उसमें? स्टेटमेंट F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, इन दोनों का वजन, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसको? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो बेटा अब आगे देखो, तो G इज व्हाट? ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये जो G होता है बेटा, इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पावर -2। ये हो गया G का वैल्यू। देखो बेटा कितना कम है, बहुत ही लेस, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg टू द पावर -2। अब पूरा अच्छे से देखो आराम से। ये एक ऑब्जेक्ट है बेटा, ये एक ऑब्जेक्ट, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं विद द फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, इन दोनों के वजन के प्रोडक्ट ऑफ मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब बेटा सपोज आपने एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया, यानी ये इसका मास डबल हो गया, तो बेटा फोर्स पे इसका क्या असर होगा? तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? डबल। क्यों? क्योंकि फोर्स कैसा है बेटा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट मतलब एक चीज क्वांटिटी बढ़ेगी तो नेक्स्ट क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। तो हमने मास को डबल कर दिया तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? डबल। बट अगर हमने डिस्टेंस को बढ़ा दिया, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, तो फोर्स पे क्या इफेक्ट होता है? तो बेटा अगर d डिस्टेंस हमने बढ़ा दिया, डबल कर दिया, तो बेटा डबल का स्क्वायर क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4। इसका मतलब ये जो फोर्स है वो 4 टाइम्स लेस हो जाएगी। इसका मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट है बेटा,
इनका डिस्टेंस आपने बढ़ा दिया, डबल कर दिया, तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा। कितने से रिड्यूस होगा बेटा? 4 से। तो अगर मास डबल कर दिया तो फोर्स भी डबल हो जाएगा। लेकिन अगर डिस्टेंस आपने बढ़ा दिया तो डिस्टेंस कैसे है बेटा? अपॉन में, अपॉन में रहेगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। इनवर्स मतलब एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी, तो फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? लेस। और डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्स लेस होता है और पास में लाने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। सो बेटा सबसे पहले 6 बातें याद रखो आप इसके लिए, पूरे कॉन्सेप्ट के लिए। फर्स्ट, इट्स अ सेंट्रल फोर्स। कैसा फोर्स है बेटा? ये सेंट्रल। अब आप ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्ट कौन से शेप में बेटा? स्फेरिकल। ये भी कौन से शेप में है? स्फेरिकल। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कैसा लगता है बेटा? सेंटर से। इसका सेंटर और इसका सेंटर, सेंटर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्ट करेगा। अब देखो बेटा, फोर्स तो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, लेकिन हमने ऐसा लिया क्या बेटा? नहीं। क्यों? बिकॉज इट्स अ सेंट्रल फोर्स। मतलब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा, ये सेंटर टू सेंटर इसके बीच में एक्ट होता है और दूसरे डायरेक्शन में एक्ट नहीं होता है। तो ये पॉइंट समझ में आया आपको? तो ये जो फोर्स है बेटा, ये सेंट्रल फोर्स है, यानी सेंटर टू सेंटर में अट्रैक्ट होता है। तो दिस इज स्फेरिकल बॉडी, दिस इज स्फेरिकल बॉडी, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ये सेंटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट, इट्स अ अट्रैक्टिव फोर्स। ये जो फोर्स है बेटा, ये वाला फोर्स, ये कैसा है? सेंट्रल फोर्स है। सेकेंड, ये है बेटा अट्रैक्टिव फोर्स, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट। देन दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। मीडियम मतलब बेटा ये जो फोर्स है ये एयर में भी लगेगा, लिक्विड में भी लगेगा, इवन वैक्यूम जहां हवा भी नहीं है तब भी लगेगा ये। तो दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। देन थर्ड लॉ, व्हाट इज थर्ड लॉ पे डिपेंड है बेटा ये? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बेटा यहां पर क्या होता है, ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इन द सेम वे इसका अपोजिट ये बॉडी भी इसके ऊपर क्या लगाएगी? फोर्स। नेक्स्ट, वैलिड फॉर पॉइंट मासेस। अब ध्यान से देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप बोलेंगे सर कि मैं ये पेन लेता हूं और ये पेन, अब इन दोनों को मैंने रखा, तो क्या बेटा ये एक दूसरे से जाके चिपक गए? ऐसे ये ऐसे ही रहेंगे, एक दूसरे की तरफ ऐसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन ऐसे चिपक नहीं जा रहे बेटा। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है, ये फोर्स हैवी बॉडी, हैवी बॉडी मीन्स सन, मून, अर्थ, इनके ऊपर एप्लीकेबल है बेटा ये। अब सन हमारे से बहुत दूर है, बहुत दूर, तो हम सन कैसा दिखता है? छोटा सा दिखता है बेटा सन। लेकिन सन छोटा सा है क्या? नहीं, वो अर्थ से भी बड़ा है बेटा। तो वो सन बहुत दूर है, स्टार्स बहुत दूर दूर है, हमको ऐसे छोटे छोटे दिखाई देते हैं, और अर्थ वहां से देखोगे तो आपको बहुत छोटी सी दिखाई देगी। मतलब ये कौन से सोर्स है बेटा? पॉइंट सोर्स, यानी दो छोटे छोटे बहुत दूर, इनके बीच में एप्लीकेबल है। ये पेन है और ये पेन, ये दोनों पेन के बीच में ये एप्लीकेबल नहीं है। वो क्यों नहीं है मैं आपको बाद में बताता हूं। तो नेक्स्ट पॉइंट, वैलिड फॉर अ पॉइंट मासेस। पॉइंट मासेस मतलब ये बहुत दूर दूर जो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में अप्लाई होता है, जैसे अर्थ, सन, उनके बीच में अप्लाई होगा बेटा ये। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस फॉर हैवी बॉडीज। ये जो फोर्स है, ये वाला फोर्स, ये बेटा हैवी बॉडी के ऊपर एप्लीकेबल है, ये स्मॉल बॉडीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। एंड द वैल्यू ऑफ जी कितना है बेटा? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू द पावर -2। अब ये कैसे आया? अब ध्यान से देखो बेटा इधर, तो फिर से देखो एक बार और, ये दो बॉडीज है बेटा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मेरा फ्रेंड यहां बैठा है, मेरा एक फ्रेंड यहां बैठा है, फिर हम दोनों क्यों नहीं चिपक जाते? मेरा एक फ्रेंड इसको अट्रैक्ट करेगा, मैं इसको अट्रैक्ट करूंगा, तो हम दोनों चिपक जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। ये क्यों नहीं होता है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं।
तो पहले ये सीखो बेटा, ये दो बॉडीज है, ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कौन से फोर्स के साथ? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब ये कैसा फोर्स है बेटा? सेंट्रल फोर्स। ये स्फेरिकल बॉडी है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होता है इर्रेगुलर शेप। अब इन दोनों के बीच में अगर अपने को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेना है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां रहेगा बेटा? जब इर्रेगुलर शेप रहेगा तो उनका मास जहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है, मास, उस मास से इसका मास, उनके बीच में रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हमेशा कहां पे रहता है बेटा? सेंटर में रहता है। ऐसे 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 नहीं होता है। फोर्स इज इट इज अट्रैक्टिव फोर्स, ये लिख के रखो बेटा, इट इज अ अट्रैक्टिव फोर्स। नेक्स्ट, फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, यानी ये हवा में भी काम करता है, हवा नहीं रहे पानी में भी काम करेगा, इवन वैक्यूम में भी काम करेगा। फिर उसके बाद बेटा वैलिड फॉर पॉइंट मासेस, यानी बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में ये एक्ट करेगा, ऐसे पास वाले में एक्ट नहीं करता है। आई बात समझ में? तो ये है बेटा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके बारे में मैं अभी आपको और थोड़ा बताता हूं। यस बेटा, मैंने आपको बताया ना कि अगर पास में रहेंगे, जैसे दो फ्रेंड है बेटा, एक है महेंद्र, पेज नंबर 5 पे 6 पे बेटा एक एग्जांपल दिया है, शॉर्ट एग्जांपल, उसको जरा ध्यान से देखो आप। महेंद्र एक लड़का है, विराट एक लड़का है बेटा, इसका मास है 75 केजी, इसका मास है 80 केजी, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना बेटा? 1 मीटर का डिस्टेंस है। तो इधर महेंद्र बैठा है और इधर विराट, इसका वेट, इसका मास है बेटा 75 और इसका मास 80 केजी। अब बताओ दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू G m1 इंटू m2 अपॉन r²। तो इसका मास बेटा m1, इसका मास m2, और r मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना बेटा? 1 मीटर। तो d मतलब r, डिस्टेंस। तो F इक्वल टू G कितना है बेटा? 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 75 इंटू 80 अपॉन 1²। अब बेटा 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 75 इसका मास है, 80 इसका मास है, G का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। अब इसको सॉल्व करो बेटा, सॉल्व करने के बाद इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका फाइनल आंसर आता है 4.002 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो फोर्स है कितना वीक फोर्स है, 10 टू द पावर माइनस 7 यानी 0.00070 इंटू 4.00002 न्यूटन, यानी इतना लेस, बहुत ही लेस है, क्योंकि पावर क्या है बेटा? -7, यानी आंसर रहेगा 0.something70 तक, यानी इतना वीक फोर्स है। इसीलिए महेंद्र और विराट एक दूसरे को बेटा चिपकते नहीं है, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स है वो बहुत ही लेस है। लेस क्यों है बेटा? क्योंकि जी का वैल्यू बहुत ही कम है। क्यों कम है? क्योंकि ये किस पे एक्ट होता है बेटा? सिग्निफिकेंस फॉर हैवी बॉडीज एंड बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट रहेंगे जैसे सन और अर्थ, इसके बीच में जो डिस्टेंस है बहुत दूर है, ये इनके बीच में वैलिड है बेटा ये। सो दिस इज व्हाट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आप सोचते होंगे बेटा कि ये सभी चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं होती है, क्यों हम लोग एक दूसरे को चिपक नहीं जाते हैं? बिकॉज बेटा वैल्यू ऑफ जी कैसा है? बहुत कम, 6.67 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2। तो यह है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स, दिस इज द फोर्स, एक फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी प्रोपोर्शनल, यानी एक चीज किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ द मास m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब अगर वजन ज्यादा है, मास ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस। दिस इज जी, इसकी जगह जी आ गया बेटा, जी का वैल्यू ये है
और ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, सेंट्रल फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, फोर्सेस इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, थर्ड लॉ के ऊपर डिपेंड है ये, वैलिड फॉर पॉइंट मासेस एंड सिग्निफिकेंस फॉर हैवी बॉडीज। अंडरस्टैंड? ओके।